वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमारा रियल एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले हमने काउंटेबिलिटी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया रियल एनालिसिस के, और उसके बाद हमने काफ़ी लेक्चर्स पढ़े। फिर हमने रियल एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किया सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, ये हमने पिछला जो लेक्चर पढ़ा है उसके अंदर हमने सीक्वेंस क्या होता है, जो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है वो क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। What is a monotonic sequence? A sequence is said to be monotonic if any of the following two condition is satisfied. कि अगर कोई भी सीक्वेंस दे दिया जाए उसको हम मोनोटोनिक बोलेंगे अगर उस सीक्वेंस ने इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दी। वो कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है an+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू an, कि चाहे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे चाहे इसको, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन है an+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू an+1 क्या है सीक्वेंस की? n+1 टर्म है और an, यानी कि an+1 an से अगली टर्म है। यानी कि अगर कोई सीक्वेंस दिया जाए उसमें अगले वाली टर्म जो है वो पिछली वाली टर्म से बड़ी आ रही हो, यानी हर अगली टर्म हर पिछली टर्म से बड़ी आ रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं और मोनोटोनिक भी बोल सकते हैं। उसके बाद an+1 अगर लेस देन इक्वल टू आ जाए an के, यानी कि अगर सीक्वेंस गिवन है उसकी हर अगली वाली टर्म उस सीक्वेंस की हर पिछली वाली टर्म से बड़ी आ रही मतलब छोटी आ रही हो, तो वो हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। यानी कि हर अगली टर्म उसके बिल्कुल पीछे वाली टर्म से क्या आ रही हो? छोटी आ रही है, यानी अगली टर्म्स पिछली टर्म से छोटी होती जा रही हैं, तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी और उसे मोनोटोनिक भी बोल सकते हैं। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो सकती हैं? वो तो तभी पॉसिबल है ना कि अगर हमारे पास दोनों टर्म्स का आंसर इक्वल आ जाए, यानी an+1 an के इक्वल आ जाए। अगर तो ये इक्वल आ जाएगा तो इस सीक्वेंस को हम बोल देंगे कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, हम इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, फिर इसकी नोटेशंस की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, उनकी मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले ली है n²। इस सीक्वेंस को अगर हम एलिमेंट्स निकालें तो इसमें वैल्यूज पुट करें 1 की पावर 1, 1 2 की पावर 2, 4 3 की पावर 3, 2 9, 4 की पावर लेंगे तो 16 एंड अप टू सोन। याद आएगी सीक्वेंस हमारे पास, राइट। अब इस सीक्वेंस में देखें एलिमेंट्स, फर्स्ट टर्म 4 है 1 है, उससे नेक्स्ट टर्म 4 है, 4 1 से बड़ा है, 9 4 से बड़ा है, यानी कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से क्या आती जा रही है? बड़ी आती जा रही है। यानी कि यहाँ पर an+1 ग्रेटर देन आता जा रहा है an से। ठीक है, यानी कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से क्या है? बड़ी आती जा रही है। इसका मतलब ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम 1/n। इसकी वैल्यूज पुट करें तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सोन। इस सीक्वेंस में देखें 1 है, सेकंड टर्म 1/2 है जो कि 0.5 हो जाएगी, जो कि 1 से छोटी है। उससे अगली टर्म का आंसर 0.3 आएगा, वो इससे भी छोटा है। यानी कि आगे वाली टर्म्स पिछली टर्म से क्या होती जा रही हैं? छोटी होती जा रही हैं। तो यानी कि यहाँ an+1 जो है वो लेस होता जा रहा है an से, हर अगली टर्म जो है पिछली से छोटी आ रही है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5। ये हमारे पास इसके अंदर क्या है? यानी कि नेचुरल नंबर कोई भी पुट करते रहो इसका आंसर यही आई जाना है 5 5 5 5 5 5, यानी कि कोई भी वैल्यू पुट करो 5 ही हमें आंसर में मिलेगा। इस सीक्वेंस में देखिए हर अगली टर्म पिछली टर्म की क्या है? इक्वल आती जा रही है। अगर इक्वल आती जा रही है तो ये हो जाएगी कांस्टेंट सीक्वेंस। ना ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है ही नहीं, ये है कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, अब ये तो थी बहुत ही सिंपल सी हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स आ गई। लेकिन अगर कोई टफ आपके पास सीक्वेंस आ जाती है जिसको आप इजीली नहीं देख सकते कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसकी टर्म्स नहीं निकाल पा रहे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करें, क्या ऐसी ट्रिक यूज़ करें कि आप इजीली बता सकें कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में आप लोग पढ़ रहे हैं कि an+1 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो an के, या an+1 लेस देन इक्वल्स टू हो an के। तो अगर हम an+1 में से इस an को माइनस कर दें और देखें आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है या लेस आता है, तो हम ये चेक कर सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। कैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पर मैं आपको राइट करके बताती हूँ।
कि an+1 में से अगर यानी हम अगर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दें और फिर ये चेक कर लें कि आइदर आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है या लेस देन इक्वल टू 0। अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो सीक्वेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज। अगर लेस देन 0 आता है तो सीक्वेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो हम चेक करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने एग्जाम्पल ली है n का स्क्वायर, इसी के ऊपर ये अप्लाई करके देख लेते हैं। ये इसकी nth टर्म है। अब हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। हम टर्म्स नहीं निकाल रहे, हम जनरल अगर चेक करना चाहें तो ये an टर्म है। अगर इसकी n+1 टर्म निकालें तो वो आ जाएगी an+1 इज इक्वल्स टू n+1 का स्क्वायर आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर इनको माइनस कर दें an+1 में से, यानी अगली टर्म में से पिछली को अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे n स्क्वायर +1 + 2n माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर से कैंसिल आ जाएगा 1 + 2n। और यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो कोई भी पॉजिटिव, नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई भी इसमें पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो प्लस होने के बाद आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमने यहाँ पर चेक भी यही किया था, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक ये हो गई। एक और हम इसको भी चेक कर लेते हैं 1/n को। इसकी nth टर्म ये है 1/n। अगर n+1 टर्म निकालेंगे तो आ जाएगा 1/n+1। इनको अगर हम माइनस करें n+1 माइनस an तो आ जाएगा 1/n+1 माइनस 1/n। इसका एलसीएम ले लें n+1 n, यहाँ आ जाएगा n-1। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय n+1। यहाँ पर इसका नीचे तो पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, ऊपर एक नेगेटिव होने का इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर नेगेटिव होने की वजह से इसका आंसर लेस देन ही 0 क्या आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है। ओके, नेक्स्ट जैसे ये एग्जांपल थी 5 इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो इसकी anth टर्म भी 5 है और इसकी an+1 टर्म भी 5 है। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0। तो जब 0 आंसर आएगा तो वो हमेशा कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है, और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, हम करते हैं। अभी उससे पहले हम यहाँ पर ये नोटेशंस देख लें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी कर लें। नोटेशंस हैं यहाँ पर an+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर an के आए तो इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलेंगे और नॉन डिक्रीजिंग बोलेंगे, या इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं या इसे नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। इसी तरह से an+1 अगर लेस देन इक्वल्स टू an आए तो इसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं और नॉन इंक्रीजिंग, यानी कि इस तरह से इसको नाम दे सकते हैं। अगर an+1 सिर्फ ग्रेटर देन हो, यानी इक्वल ना आए, कोई टर्म इक्वल नहीं आ रही, तो उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर लेस देन हो यानी इक्वल का साइन ना हो तो उसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलेंगे। ओके, ये नोटेशन से कुछ मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ जो कि हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे है अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड एट लीस्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड एट लीस्ट वन साइड आइदर बिलो और अबव और बोथ। कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो उसके लिए लाजमी है कि वो कम से कम बाउंडेड एक तरफ से तो लाजमी होगी, यानी कि हो सकता है वो बाउंडेड अबव हो सकता है वो बाउंडेड बिलो हो सकता है वो दोनों तरफ से ही बाउंडेड हो, यानी बाउंडेड अबव भी हो और बिलो भी हो, लेकिन कम से कम एक तरफ से वो ज़रूर बाउंडेड होगी, चाहे वो बिलो से हो चाहे अबव से हो, और वो बोथ साइड से भी हो सकती है। कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी वो बढ़ती जा रही है, यानी कि हर आने वाली अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी आती जा रही है, तो इसका मतलब कि उसके पास सबसे छोटी वाली जो वैल्यू होगी वो उसको बाउंडेड बिलो बना रही होगी, यानी कि उस सीक्वेंस की जो सबसे पहले वाली टर्म होगी वो उसकी इन्फीमम कहलाएगी। इसी तरह से अगर कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि आने वाली हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी होती जा रही है, यानी कि वो डिक्रीज होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब उस सीक्वेंस की जो सबसे पहली टर्म होगी वो सबसे बड़ी टर्म होगी। तो जो सबसे पहली टर्म होगी वो उसको बाउंडेड अबव बनाएगी और वो उसकी सुप्रीमम होगी। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। n स्क्वायर, इसकी अगर सीक्वेंस को ओपन करें 1 स्क्वायर 2 की पावर स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू सोन, इस सीक्वेंस को देखें 1 की पावर 2 1 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 3 की पावर 2 9 आएगा, यानी ये सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आगे वाली हर आने वाली टर्म पिछली टर्म से बड़ी होती जा रही है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुई। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू ये है 1 की पावर 2 यानी 1, तो इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो तो है ही है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो इसकी क्या हो जाएगी, इन्फीमम, जैसे मैंने यहाँ पर बोला। इसी तरह से अगर 1/n की बात करें तो 1 1/2 1/3 एंड अप टू सोन चलती जा रही है, तो 1 से अगली टर्म 1/2 है जो कि 0.5 है, 1/3 0.33, तो इसका मतलब आगे आने वाली हर टर्म पिछली टर्म से छोटी होती जा रही है, तो ये सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो इसकी सबसे फर्स्ट टर्म है वो सबसे बड़ी
बड़ी टर्म है सीक्वेंस की, तो इसकी फर्स्ट टर्म से बड़ी है और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इस वजह से ये इसको पहली टर्म इसको बाउंडेड अबव बनाती है और पहली टर्म ही इसकी सुप्रीमम हो जाएगी। तो ये कितना अच्छा रिजल्ट था। ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है, ना ये बाउंडेड अबव है ना ये बाउंडेड बिलो है, ये मोनोटोनिकली सीक्वेंस भी नहीं है। उसके बाद हम अगर देखें यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको हमने चेक करना है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हम कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस नज़र आ रही है कि इसकी nth टर्म दी गई है जिसके अंदर ये नंबर्स 1/n तक ऐड हो रहे हैं। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो अभी मैंने आपको बताई एक शॉर्ट ट्रिक। आप सिंपल क्या करें, an+1 में से an को माइनस करके देखें, आइदर आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है और लेस देन इक्वल टू 0 आता है। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर लेस देन आया तो डिक्रीजिंग। तो इसके अंदर हम जरा चेक कर लेते हैं, इसकी nth टर्म तो दी गई है, अब हमें an+1 टर्म इसकी निकाल लेनी है। an+1 टर्म निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n प्लस 1/n+1 ये आ जाएगी। अब इनको माइनस करते हैं, an+1 में से जब an को माइनस करेंगे तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म्स हैं वो तो इसमें से माइनस हो जाएंगी, बाकी बच क्या जाएगा, 1/n+1 बच जाएगा। अब यहाँ n क्या है, ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी यहाँ पर नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो +1 में होने पे 1 पे डिवाइड होने पे आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए अपवर्ड एरो यूज़ करें, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नेक्स्ट अगर देखें an = 1 - 1/2, इसकी ऊपर अगर हम चेक करें nth टर्म दी हुई है, इसकी भी हम n+1 टर्म इसकी निकाल लेते हैं, वो रहेगी 1 - 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस -1 raised to the power n 1/n प्लस -1 raised to the power n+1 1/n+1। अब अगर हम इन टर्म्स इनको अगर माइनस कर दें, an+1 में से हम माइनस कर देते हैं an को, तो ये अगर माइनस करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो इसकी टर्म्स इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी बचेगा क्या, -1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ पर ज़रा देखें, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, कोई भी नेचुरल नंबर नीचे अगर पुट करते हैं n+1 में वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ऊपर देखें अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर इवन जब आएगी तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, जब ऑड आएगी तो नेगेटिव मिलेगा। यानी कि इसमें कभी ज़्यादा आ रही वैल्यू, कभी कम बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही, यानी कोई एक सीक्वेंस बन ही नहीं रहा हमारे पास। तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, ना ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना ही ये मोनोटोनिकली डिक्रीज, नॉट अ मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस ही नहीं है। उसके बाद एक तो ये तरीका है हमारे पास जिससे हम जब हमारे पास nth टर्म दी जाती है तो हम उस nth टर्म की नेक्स्ट यानी an+1 टर्म निकाल कर उनका डिफरेंस फाइंड करके ये देख लेते हैं कि वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग। लेकिन कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर उन सीक्वेंसेस का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, उनकी कुछ टर्म्स के ज़रिए फंक्शन की फॉर्म में दे दी जाती है, तो उसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हैं। जैसे ये है हमारे पास an+1 = √2 + an, ये हमारे पास an के कॉम्बिनेशन में दे दिया है, तो इसके लिए हमारे पास nth टर्म निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हम इसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कर लेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव कर देंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाना होगा कि हमें इसके अंदर बेसिकली प्रूफ क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर देखें, इसके अंदर फर्स्ट टर्म उसने दी हुई है कि a1 0 है। अगर a1 0 है तो हम हल्का सा चेक कर लेते हैं, अगर a1 0 है तो a2 इस सीक्वेंस की क्या टर्म आएगी, या रफली हम चेक करते हैं, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 2 + 1 2 + a1। a1 की वैल्यू क्या दी गई है, 0, और यहाँ आ जाएगा a3, 2 + 0 2 आ जाएगा, यानी √2 आ जाएगा। अब अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या रहेगा, a3 + 1 √2 + a2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 पुट की है, 1 पुट की थी तो 1 + 1 आया था ना, ये a2 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं, 2 + 1 आ रहा है तो ये आ जाएगा a3, 2 + a2 की वैल्यू आई है √2। अब आप देख सकते हैं 1 है, √2 1 से बड़ा है, ये
स्क्वायर रूट 2 से भी बड़ा है। तो ये कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन हम श्योर नहीं है इसके बारे में। तो इसका मतलब हमें कुछ लग रहा है कि ये इंक्रीजिंग बनेगी, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर प्रूफ ये करना है, हम ये मान के चलते हैं कि हमें यहाँ ये प्रूफ ये करना है ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर होगी तो इंक्रीजिंग हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कॉन्ट्राडिक्शन अगर बीच में आ गई तो इसका मतलब वो लेस देन इक्वल टू जीरो की होगी। तो हम चेक करते हैं, इसके ऊपर हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं, हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या नहीं। अगर तो हो गई तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 लेते होते हैं। n की वैल्यू 1 के लिए अगर हम दें तो हमें यहाँ पर प्रूफ ये करना होगा कि यहाँ पर जैसे कि पुट करें n की वैल्यू 2 तो 1 सॉरी, तो हमें यहाँ प्रूफ करना होगा कि a2 माइनस a1 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए जीरो के, यही प्रूफ करना होगा। तो a2 की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल रखी है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की आया है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो के आया है, इसका मतलब कि ये हमारे पास ट्रू हो गया है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। और मैथमेटिकल इंडक्शन में सेकंड स्टेप में हम खुद से सपोज कर लेते होते हैं कि n इज इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है, खुद से हम सपोज कर लेते होते हैं। तो यहाँ पर हम n इज इक्वल्स टू k के लिए अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें ये ट्रू है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या भला, ये वाली टर्म के अंदर जब हम k पुट करेंगे k प्लस 1, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए के प्लस 1 माइनस ए के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी कि हम के लिए अगर सपोज कर लें कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट इसको हमने प्रूफ करना है ये ट्रू है, तो ये आ जाएगा ए के प्लस 1 माइनस ए के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हमें यहाँ पर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए इसे ट्रू प्रूफ करना है कि n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए ये ट्रू होगा। तो ए के प्लस 1 हमें यहाँ बनाना होगा, ये अगर हम के n की वैल्यू k प्लस 1 इसके अंदर पुट करें, यहाँ पर देखें अगर n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर दें तो ये k प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ प्रूफ बेसिकली ये करना है, मैं यहाँ अगर आपको बताऊँ, हमें बेसिकली यहाँ प्रूफ ये करना होगा कि ए के प्लस 2 माइनस ए के प्लस 1 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो के। तो हम इसी को अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, इसको ए के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ए के, अगर ए के को उस तरफ ले जाएं, ए के प्लस 1 जो है इस हमें ए के प्लस 2 अगर बनाना है तो ए के प्लस 2 यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर प्लस 1 आना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए के प्लस 1 में अगर दोनों तरफ हम 2 को ऐड कर दें, इसी स्टेप में ऐड कर देते हैं, 2 को दोनों तरफ ऐड कर दें और फिर इनके स्क्वायर रूट ले लें, तो ये टर्म किसकी बन जाएगी, ए के प्लस 2 की बन जाएगी और ये किसकी बन जाएगी, ए के प्लस 1 की बन जाएगी। तो यानी कि इसको अगर इस तरफ ले आए तो क्या रहेगा, ए के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो के प्लस 2 के लिए भी ये प्रूफ हो गया, ये इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये हमारे पास इंक्रीजिंग है। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन लगाई है, ये स्टेटमेंट बनाई थी जिसे प्रूफ करना था। 1 के लिए हमने देखा तो हमारे पास ट्रू हुआ, के लिए खुद से सपोज किया, के प्लस 1 के लिए हमने इसको बनाने की कोशिश की, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास an is equals to 2n माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 2। इस सीक्वेंस को चेक करना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसमें तो हमें सिंपल nth टर्म दी गई है, तो हम इसमें an प्लस 1 ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले an प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2n प्लस 2 माइनस 7, 3n प्लस 3 प्लस 2, 2n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 5। अब इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 में है 2n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 5 माइनस आ जाएगा 2n माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 2। इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें, 3n प्लस 5 3n प्लस 2, यह आ जाएगा 2n माइनस 5 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 7 3n प्लस 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n प्लस 5 3n प्लस 2, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 द 6n स्क्वायर प्लस 2 टू द 4n माइनस 15n माइनस 10। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसका माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 3 टू द 6n स्क्वायर माइनस 2 5 द 10n 7 माइनस माइनस प्लस 21n माइनस माइनस प्लस 5 7 द 35। इसको सिंप्लीफाई कर दे, 6n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें और हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, 4n है, ये 15n है, 15 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11n माइनस 10
-10 -10 है और ये 21 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये +11n बनेगा, +35 डिवाइडेड बाय 3n + 5 3n + 2, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3n + 5 3n + 2। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर कोई भी पुट करेंगे, पॉजिटिव ये सारे सब ऐड होंगे, कोई कहीं पर भी नेगेटिव का कोई साइन नहीं है, इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो करते हैं। यहाँ पे है an + 1 इज इक्वल्स टू 2an + 1 डिवाइडेड बाय 3 a1 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर अगेन आप देखें ये an के कॉम्बिनेशन में दिया गया है, तो इसमें nth टर्म फाइंड करना मुश्किल है थोड़ा, तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। इसको भी हम पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है या डिक्रीजिंग। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म a1 है, अगर हम इसमें इसकी सेकंड टर्म निकालना चाहें तो n की वैल्यू अगर हम इसके अंदर 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल्स टू 2a1। अब n की वैल्यू तो 1 ही पुट करेंगे, 1 + 1, और यहाँ आ जाएगा a1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, a2 आ जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से कैंसिल, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3 जो कि आया 2/3। देखें 1 है और ये आया है 2/3 है। तो यहाँ पर देखें ये 2/3 आया है, तो 2 को अगर 3 पर अगर हम डिवाइड करवाएं तो ये आएगा इस तरह से 0 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आंसर है, ये तो इससे छोटा आंसर आया है। इसका मतलब ये कोई डिक्रीजिंग हो सकता है। फिर से चेक करते हैं, अगली टर्म चेक कर लेते हैं। a3 के लिए हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगी a2 + 1 डिवाइडेड बाय 3, यह आ जाएगा 2 × 2/3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 4 प्लस इसका एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में 3, और ये 3 नीचे 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/9। तो 7/9 ये भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये कुछ डिक्रीजिंग सीक्वेंस लग रही है। अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि an + 1 - an जो है वो लेस देन इक्वल टू आएगा 0 के। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये डिक्रीजिंग होगी कुछ, तो हमें लग रहा है, तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले n = 1 के पुट करेंगे। अगर n = 1 होगा तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे इसके अंदर तो आ जाएगा 1 + 1 - a1 लेस देन इक्वल टू, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि a2 - a1 लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो a2 का आंसर हमने यहाँ निकाल रखा है जो कि 2/3 है, और a1 की वैल्यू है 1/2। तो इसको देखते हैं लेस देन आता है कि नहीं आता है। इसका एलसीएम लेंगे, 3 × 6 आ जाएगा, 3 × 6 2 × 4 -2 3 × 6, तो आ जाएगा ये इक्वल टू 1/6। तो ये हमारे पास 0 से लेस आया है हमारे पास। यहाँ पर अगर देखें 3 × 2 हमारे पास 6 आया, और 2 × 2 हमारे पास 4, और 6 था यहाँ पर हमारे पास, तो 2 3 × 6 आया, तो हमारे पास 4 - 3 हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 1/6, जो कि हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 के नहीं है, बल्कि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है, एक सेकंड, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसको फिर से। यहाँ पर हमारा सीक्वेंस है 2n + 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर अगर हम a1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास कुछ आई थी 2/3, और a3 की वैल्यू जो हमने निकाली वो हमारे पास आई 7/9। तो अब अगर हम देखें, हमें इसको देखना है यहाँ पर कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी या डिक्रीजिंग बन रही है। तो अगर हमारे पास a2 - a1 जो है, यानी ये जो है ये लेस देन अगर इक्वल टू 0 के आ गया, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो अगर हमारे पास हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास 1/6 आया, जो कि ग्रेटर देन 0 के है, ना कि लेस देन 0 के है। इसका मतलब हमारी कुछ यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, इसको हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूफ करना है, ना कि डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हाँ ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पर a1 की वैल्यू 1/2 थी, 1 नहीं थी, हम वो 1 देख लिया मैंने, यहाँ पे मिस्टेक। a1 की वैल्यू 1/2 थी, तो नेक्स्ट टर्म 2/3 आई थी, तो 2/3 क्या है, इससे बड़ी है। तो सॉरी यहाँ पर हम क्या प्रूफ करेंगे, ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। आपको उम्मीद करते समझ रहे हैं। अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि a1 1/2 थी, a2 आई है 2/3, तो 2/3 1/2 से क्या है, बड़ी है वैल्यू, ठीक है। और इस तरह 7/9 उससे बड़ी है वैल्यू। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग के सेंस में जा रही है, तो हमें लग रहा है हमें इसे प्रूफ करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये ग्रेटर देन आ भी गया है 0। ओके, कन्फ्यूजन तो नहीं हुई।
अगेन बस यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई थी, एन नहीं बल्कि 1/2 स्केल। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया कौन। नेक्स्ट अब अगर हम देखें के की वैल्यू, तो अब हम एन की वैल्यू जो है वो के लिए सपोज कर लेते होते हैं कि ये ट्रू होगी। एन की वैल्यू के लिए अगर हम सपोज करेंगे तो यहाँ पर हम एन जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, ए के प्लस 1 माइनस ए के। हम सेकेंड स्टेप में तो सपोज ही करते होते हैं कि ये ट्रू है, इसको हमने सपोज कर लिया। अब हमें एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए अगर प्रूफ करना है तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमें अगर के प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है तो अगर हम यहाँ एन की जगह के प्लस 1 पुट करेंगे तो के प्लस वन क्या हो जाएगा, के प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस आ जाएगा ए के प्लस 1, यानी इसको अब बेसिकली हमने प्रूफ करना है। अब ये टर्म हमें यहाँ बनानी पड़ेगी। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ए के प्लस 1 है और माइनस ए के है, ए के प्लस 2 हमें यहाँ बनाना है। तो के प्लस 2 बनाने के लिए अगर हम यहाँ के प्लस 2 बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के प्लस 1 आ जाएगा। जाहिर सी बात, जब के प्लस 2 यानी यहाँ पर जब एन की वैल्यू के प्लस 1 पुट करेंगे तभी के प्लस 2 बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, के प्लस 1। तो हमें इसका मतलब कि ए के प्लस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, 3 डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको उस तरफ ले जाते हैं ए के को, और इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों तरफ प्लस 1 कर देते हैं, और फिर दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देते हैं। देखें ये पूरी जो टर्म बनी है ये बन गई है ए के प्लस 2 की, और ये जो पूरी टर्म बनी है ये बन गई है ए के प्लस 1 की। अब ए के प्लस 1 को इस तरफ ले आए, ए के प्लस 2 माइनस ए के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखें ये बन के यही प्रूफ करना था हमें, तो ये के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अभी हमारा एक स्मॉल सा टॉपिक इससे रिलेटेड रह गया है जो कि है इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस। बस छोटा सा है, इवेंचुअली का मतलब क्या है कि आखिरकार मोनोटोनिक हो ही जाना, यानी कि आखिरकार वो रिजल्ट निकल ही आए। तो अब इसको डेफिनेशन से पहले एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस है an जो हमने लिया हुआ है 1 -1 1 -1 1 -1 एंड 2 3 4 5 टू सो ऑन। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें ये टर्म, ये सीक्वेंस ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, लेकिन कुछ टर्म्स के बाद ये सीक्वेंस अचानक से इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। इसी को बोलते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसी तरह से इस सीक्वेंस को देखा जाए, ये थी ए एन इज इक्वल्स टू एन का स्केयर, एन ग्रेटर देन है 3 के। उसने कहा एन की वैल्यू 3 से बड़ी पुट करनी है, और फर्स्ट 3 टर्म्स उसने खुद से दे दी हैं हमें। उसमें उसने दी है A1 10 है, A2 -5 है, A3 -10 है। इसको सीक्वेंस के अंदर जब हमने रखा तो पहली 3 टर्म्स उसने दी हुई थी 10 -5 और -10। इन 3 टर्म्स में ना ये इंक्रीज हो रही है ना ये डिक्रीज हो रही है, और फिर बाकी टर्म्स उसने कहा n ग्रेटर देन 3 इसके अंदर पुट करके हम निकाल सकते हैं। 3 से बड़ी वाली 4 है, 4 पुट की तो 4 का स्केयर आया, 5 स्केयर 6 स्केयर 7। अब यहाँ आप देखें यहाँ से आगे ये इंक्रीज करना शुरू हो गई, यहाँ तक नहीं कर रही थी, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, इससे आगे ये मोनोटोनिक बन गई है। तो इसी को बोलते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Sequence An is said to be eventually monotonic sequence if there exists k belongs to n such that sequence Bn is monotonic where Bn is defined as Bn is equals to An plus k minus 1। कि कोई सीक्वेंस है वो इवेंचुअली मोनोटोनिक हो जाएगी अगर वहाँ कोई एक ऐसा k मिल जाए कि जिसके बाद जो है सीक्वेंस मोनोटोनिक हो जाए। तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, बी एन इक्वल होगा ए एन प्लस के माइनस 1 के, यानी कि बी एन एक नई सीक्वेंस बन जाएगी जिसकी टर्म्स B1 B2 B3 होंगी, और B1 बराबर होगा ए के। यानी कि जो सीक्वेंस था, जैसे पहले सीक्वेंस था, सीक्वेंस की A1 टर्म थी, A2 टर्म थी, A3 A4 A5 A5 A6 A7 इस तरह से थी। तो आगे जाकर हमें एक ऐसा ए के मिल जाएगा जिस पर सीक्वेंस मोनोटोनिक होगी, यानी कि ए के से जो पिछली सारी टर्म्स आ रही थी, जैसे इस सीक्वेंस में इस टर्म से पिछली जितनी ये टर्म्स आ रही थी उनको निगलेक्ट करके एक न्यू सीक्वेंस बी एन बन जाएगी यहाँ से लेकर आगे, जिसे हम इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एन की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 1 - 1 कैंसिल, तो ए के बच जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 - 1 1 k प्लस 1 बच जाएगा। 3 पुट करेंगे, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, k प्लस 2। तो ये इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। जरा देखें यहाँ पर हमारे पास 7th 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 6 टर्म्स में ना इंक्रीजिंग थी ना डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक नहीं थी। 7th टर्म से ये शुरू हो गई मोनोटोनिक होना। तो A7 यानी कि वो जो ए के है यहाँ पर हमें A7 मिला, यानी k की 7th वैल्यू पर हमें Bn मिल चुकी है, जहाँ से Bn की टर्म्स स्टार्ट हुई हैं B1 B2 B3 अप टू सोन। यहाँ से ये टर्म्स पिछली 6 निगलेक्ट कर देंगे, उससे अगली जो है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस मिलती है, इसको बोलते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक। इसी तरह से इसमें देखें 1 2 3 ये फर्स्ट 3 टर्म्स में ना इंक्रीज थी ना डिक्रीज थी, 4th टर्म पर ये इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर हमें A4 पर यानी k की वैल्यू 4 पर हमें इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस मिली। तो यहाँ से Bn स्टार्ट हुई, B1 B2 B3 अप टू सोन 4। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट आ गया इवेंचुअली मोनोटोनिक का।
ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में हम और भी कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।